हाँ जी। तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर डिस्कस कर रहे थे। ये वीडियो 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक ग्राफ है जिसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी मुल्क है वो दो चीज़ें बना रहे हैं, और वो दो चीज़ें हैं कंप्यूटर्स और दूसरी चीज़ है गाड़ियाँ। और इन दोनों चीज़ों को बनाने के लिए अगर वो अपने पूरे वसाइल बरूए कार लाएं, जितने भी लोग हैं वो मिलके काम करें, तो एक इस किस्म का एक कर्व बनता है। और जितने भी पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर हैं वो पॉइंट्स एफिशिएंट पॉइंट्स हैं, यानी जितने वसाइल हैं उनको पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको कहेंगे एफिशिएंट पॉइंट्स। इनके नीचे जो पॉइंट्स होंगे, जो इस डायग्राम में पॉइंट डी दिखाया हुआ है क्योंकि वो कर्व के नीचे है, उसको हम कहेंगे इनएफिशिएंट पॉइंट। ठीक है, इट कैन बी अचीव बट इट इज इनएफिशिएंट। देन एज कंपेयर टू पॉइंट डी देयर इज ऑल्सो अ पॉइंट सी। अच्छा, अब ये पॉइंट सी क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो 3000 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और 700 कार्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये पॉइंट देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट है इनफीजिबल। यानी इनफीजिबल का मतलब कि ये हासिल नहीं किया जा सकता। तो जो भी पॉइंट इस कर्व के ऊपर हैं, इसके बाहर हैं, वो पॉइंट्स हैं जो हासिल नहीं किए जा सकते। तो पॉइंट सी इस केस में इनफीजिबल पॉइंट है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो समझने की है इसमें वो ये कि जो ये स्लोप है इसका, इस कर्व का, ये बदलता है। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझ लें कि रेट ऑफ चेंज इन getting computers or producing computers versus producing cars. रेट ऑफ चेंज, कितनी गाड़ियों को फॉरगो करना पड़ेगा एक कंप्यूटर बनाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है, अगर आप ये पॉइंट ए से बी तक देखें, ए से बी तक देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक ए पे आप कितना प्रोड्यूस करें, 2200 कंप्यूटर्स और 600 गाड़ियाँ। अच्छा, पॉइंट बी पे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2000 कंप्यूटर्स और 700 गाड़ियाँ। यानी कि 100 गाड़ियाँ प्रोड्यूस करने के लिए आपको 200 कंप्यूटर्स जो हैं वो फॉरगो करने पड़ेंगे। तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जा सकता है। यानी कि ये जो है ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। अच्छा, अब आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो लेटर लेक्चर्स है ना उसमें मैं आपको ज़्यादा क्लियरली समझाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स से रिलेटेड। यहाँ पे सिर्फ इतने ज़रूरत है समझने की कि जब ये इस किस्म का कर्व होता है ना बच्चों, इसको कहा जाता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब यह है कि इस पे जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बदलता रहता है, क्योंकि ये कर्व है, ये नॉन लीनियर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है एट डिफरेंट पॉइंट्स। एक वो भी सिचुएशन हो सकती है कि रेट ऑफ चेंज जो है वो सेम रहे। अगर वैसा होता तो अगर एक साइड पे हमारी कार्स होती, कंप्यूटर्स होते, और दूसरी साइड पे हमारी कार्स होती और रेट ऑफ चेंज एक ही होना होता तो वो ऐसा ग्राफ होता। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ बना के, वो ऐसा ग्राफ होता, स्ट्रेट लाइन, ये वाले। ठीक है, यहां इस तरह का अगर ग्राफ होता इसको कहते हैं लीनियर। ठीक है, इस पे रेट ऑफ चेंज जो है वो वही रहता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि यूजुअली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो इसी किस्म का कर्व होता है, और इसको कर्व को नॉन लीनियर भी कहा जाता है। और नॉन लीनियर का मतलब यह है कि द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कीप्स ऑन चेंजिंग अलोंग द कर्व। यानी वो किस लिए चेंज यूजुअली इस तरह बनता है, उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब पॉइंट एफ है फॉर एग्जांपल, वहां पे जो ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो सकती है कंप्यूटर्स की, और जो पॉइंट ई है वहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो सकती है
कार्स की, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज थ्रू आउट इस पे जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन हर पॉइंट इस जो एफिशिएंट पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सब्सटीट्यूशन के या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप जा रहे हैं तो कितनी जो है वो कंप्यूटर्स को गिव अप कर रहे हैं टू गेट एन एडिशनल कार। ऑल राइट, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आप अगली पेज पे जाएं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे ये देखें, ये जो फिगर 3 इन्होंने दिखाया, टेक अ गुड लुक एट इट। अच्छा, अब फिगर 3 में क्या है कि एक तो वो वाला कर्व है जहाँ पे आप देख रहे हो, जहाँ पे 3000 कंप्यूटर्स और 1000 कार्स है, पिछले वाला। लेकिन एक और कर्व भी इन्होंने बनाया है जो कि 1000 कार्स और 4000 कंप्यूटर्स। ये तब होता है, ये शिफ्ट तब करता है कर्व अगर इन केस कि कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो इन द कंप्यूटर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते वक्त आपकी एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स बढ़ जाए, तो क्या होगा कि ज़्यादा कंप्यूटर्स प्रोड्यूस होंगे, उन्हीं रिसोर्सेज में ज़्यादा कंप्यूटर्स प्रोड्यूस होंगे और गाड़ियाँ उतनी ही प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये आपका जो कर्व है या फ्रंटियर है, ये बाहर की तरफ मूव करेगा इन केस ऑफ एन इम्प्रूवमेंट, विच गोज टू शो यू बेसिकली दैट देयर इज growth in the economy, not only more computers are being produced। देखें आप जरा थोड़ा सा कंपेयर करें पॉइंट ए which was an efficient point with पॉइंट जी। अब यहाँ पे जाहिर है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स की इम्प्रूव हुई है, तो डेफिनेटली कंप्यूटर्स तो ज़्यादा बनेंगे ही, यानी पहले अगर 2200 बन रहे थे तो अब 2300 बनेंगे। बट उसके साथ साथ जो नया कर्व है उसके ऊपर आप देखें पॉइंट जी पे 50 गाड़ियां भी और बन रही हैं। वजह क्या है कि ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी के अंदर, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट। अच्छा, ऑन द अदर साइड, अब ये चीज इस ग्राफ पे नहीं बनी हुई, आपने बनानी है, आपने बनानी है। इसको जरा गौर से देखें, ये देखें इस किस्म का ग्राफ बनाए, मैं इसकी पिक्चर आपको अलग से भी भेज दूंगी, ये ठीक है। ये जो लाल वाला पॉइंट है ये आपने बनाना है, ये इस तरह का कर्व बनाए इनसाइड, यानी 600 से लेकर और 3000 तक का ना एक कर्व बनाए। अच्छा, ये वो केस है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल जो है वो रिडक्शन आ जाती है इन द डिमांड फॉर कार्स, अब वो किसी वजह से भी आ सकती है, पेट्रोल महंगा हो गया है या कोई रिसेशन इस किस्म की आ गई है जो सिर्फ गाड़ियों को ही हिट कर रही है। बेसिकली पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया है और लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम गाड़ियों पे नहीं ट्रैवल करेंगे, हम बसों पे ट्रैवल करेंगे, हम ट्रेनों पे ट्रैवल करेंगे। तो गाड़ियों की फॉर सम रीज़न, इसको हम डिमांड शॉक भी कहते हैं, डिमांड शॉक आ जाता है वर्ल्ड में, ग्लोबल जो है डिमांड वो कार्स की कम हो जाती है, तो फिर तो गाड़ियां नहीं बनेंगी ना, इकोनॉमी में नहीं बनेंगी। तो इसलिए जब कम गाड़ियां बनेंगी उसकी वजह से पूरी की पूरी मईशत या इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन आएगी, एक रिसेशन आएगी, और उसकी वजह से अगर इसके ऊपर हम एक और पॉइंट बना सकें पॉइंट एच, तो उस पर आप देखें नॉट ओनली पॉइंट एच के अगर आप ऊपर देखें कि नॉट ओनली आपको नजर आएगा कि गाड़ियां तो कम बन ही रही क्योंकि उनकी डिमांड कम होगी, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी नजर आएगा कि आपकी कंप्यूटर्स भी कम बन रहे हैं। क्या वजह है कि एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये इनकी इंटरप्रिटेशंस है। नाउ थिंग इज कि मैंने आपसे इसी सारी जो है लॉजिक पे बेस करती हुई एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिवाय ये फ़र्क है कि मैंने रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर्स और कार्स को विद फूड एंड क्लोथ्स, जो कि पाकिस्तान ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आई थिंक दैट इज़ इट्स मोर रेलिवेंट एंड रियलिस्टिक। जब हम पाकिस्तान की बात करें तो हम फूड और कंप्यूटर्स की फूड और क्लोथ्स की बात करें। मैंने एक आपको जो इससे रिलेटेड डायग्राम बनाया है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, और उसमें अगर आप देखें तो मैंने जो फूड है ना
अच्छा अच्छा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो फूड को मैंने साथ में लिखा हुआ है मिलियन टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड। यूजुअली जब हम स्टडी करते हैं फिनोमेना को, तो उसके बाद उसको ज़्यादा डिटेल में रियलिस्टिकली डिफाइन भी करते हैं। तो बजाय ऑल फूड के मैंने उसको लिख दिया है वीट, क्योंकि यूजुअली जो सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें वीट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये वीट से दे दिया। अच्छा, क्लोथ्स जो है उसका नंबर ऑफ क्लोथ्स डिडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, तो मैंने लिख दिया है मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन यूज्ड। जाहिर है क्लोथ्स जो हैं यूजुअली वो कॉटन से ही बनते हैं, तो इसलिए जितनी ज़्यादा कॉटन्स की यूज़ होगा उतने ज़्यादा क्लोथ्स बन रहे होंगे। तो अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो ले लें मिलियन टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड, और वाई एक्सिस के ऊपर ले लें मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन यूज, तो वो दोनों वही चीज़ें आ जाएंगी, क्लोथ्स एंड फूड आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप देखें तो इस पे मैंने क्या कहा है कि एफिशिएंट पॉइंट दिखाना है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल के मैं वाई मैंने ये डायग्राम इसलिए स्केच किया क्योंकि अगर आप देखो फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर अराउंड जो है ना, वो फ़िलहाल जो कॉटन यूज़ हो रही है इस क्राइसिस से पहले जो यूज़ हो रही थी वो अराउंड 15 मिलियन बेल्स यूज़ हो रही थी, और एट द सेम टाइम अराउंड जो 24 के करीब मिलियन टन्स ऑफ वीट दे वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, ये पॉइंट मुझे ये लगता है कि ये पॉइंट जो है ये इनएफिशिएंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि हमारे ज़ाहिर है सारे रिसोर्सेज तो बेहतर तरीके से यूज़ नहीं हो सकते ना। तो सपोज अगर हम मैक्सिमम अगर हम सब लोग मिलके सिर्फ जो है वो वीट प्रोड्यूस करें तो मैक्सिमम 40 मिलियन टन जो है वो टन्स कर सकते हैं। और इसी तरह अगर सारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्लोथ्स बनाने में लग जाएं तो मैक्सिमम, अभी अगर 15 मिलियन बेल्स यूज़ हो रही हैं तो 30 मिलियन बेल्स यूज़ हो जाएंगी। तो अब वो मैंने पॉइंट्स दोनों आइडेंटिफाई किए हैं इसके अंदर, और उसके बाद मैंने स्केच कर लिया है जो लाल रंग का आप देखेंगे इसके ऊपर एक कर्व, वो आपको शो कर रहा है जो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। यानी कि पाकिस्तान जो है उसको कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, जैसे बच्चों की जो एनर्जीज है उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए, मनी को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए, तो हमें एफिशिएंट पॉइंट की तरफ मूव करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए इसको इस तरह स्केच किया हुआ है। अच्छा, अब अगर आप ये देखें जो ब्लू में इस डायग्राम में है, मैंने एक वो दिखाया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला पॉइंट भी दिखाया हुआ है, वो ब्लू में दिखाया है कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, यानी कि हमारे पास उन्हीं जो है वो रिसोर्सेज में रहते हुए उसी बिजली उन्हीं लोगों से आप अच्छे प्लांट्स लगा लें, तो ये जो है वो इकोनॉमी वाइड में एक ग्रोथ भी हो सकती है, और उस वजह से ना सिर्फ ज़्यादा कपड़े बनेंगे लेकिन ज़्यादा जो है वो फूड भी प्रोड्यूस हो सकेगा। सो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता ड्राउट आ जाए तो वो ना सिर्फ ये कि आपकी प्रोडक्शन ऑफ वीट को अफेक्ट करेगी, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इकोनॉमी श्रिंक हो रही होगी तो पाकिस्तान की क्लोथ मेकिंग कैपेसिटी को भी श्रिंक करेगी। तो बेसिकली ये अगर ये दो सेक्टर्स को ही हम देखें तो ये आपस में भी इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको जो है ये आप अपनी आपकी जो असाइनमेंट का आखिरी हिस्सा है, आखिरी पार्ट है, वो भी इसको आंसर कर देता है, असाइनमेंट नंबर 3 का। तो आई वुड से कि ये आप अपने जो रजिस्टर्स हैं उसमें बड़े क्लियरली ये जो एग्जांपल दी हुई है इन दी बुक उसको भी स्केच कर लें अच्छी तरीके से, और ये आप अपनी असाइनमेंट को भी बना लें और उसकी इंटरप्रिटेशंस जितनी ज़्यादा डिटेल में लिख सकें लिखें। नाउ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बहुत ही कंसेप्चुअल नेचर के दूंगी, मैं आपको ग्राफ बना के दे दूंगी डिफरेंट किस्म के, और उसमें से मैं आपसे पूछूंगी कि इस ग्राफ में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसको आप अपने
कॉपीज़ में जो आपने रजिस्टर्स बनाने हैं उसमें ये वाली कार्स और वाली एग्जांपल्स को भी लिखना है और इसकी डिटेल और इंटरप्रिटेशन भी लिखनी है। और जो असाइनमेंट है उसके अंदर आपने ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम की इंटरप्रिटेशन भी साथ लिखनी है। डायग्राम तो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखनी है। ये वीडियो दोबारा से देखें और इसकी उसी हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखें, ठीक है। तो अब जो वीडियो 2 है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इकट्ठा देखना है आपने, और इसके बेसिस के ऊपर आपने असाइनमेंट नंबर 3 को आंसर करना है, ठीक है। असाइनमेंट 3 के 2 हिस्से हैं। मेरा वीडियो 1 जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देता है, और जो वीडियो 2 है ये वाली वीडियो, ये आपको सेकंड और थर्ड पार्ट आंसर करने में मदद करेगा। तो ये आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसकी मैं आपको थर्ड असाइनमेंट की डेडलाइन बताऊंगी, बट डू नॉट फॉरगेट द डेडलाइन फॉर द फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स विच इज़ द 31st of March, जब तक के आपने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो मुझे ईमेल करनी है, ठीक है। सो गुड लक, एंड इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगी जो कि अगली असाइनमेंट से रिलेटेड होगी। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।